नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो हम लोग अमीन की केमिकल प्रॉपर्टी भी डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले वाला वीडियो हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमीन पे डिस्कस किया था, जिसमें हमने ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन पे काफी सारा डिस्कस किया था। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर होने वाला है डाईएजोनियम सॉल्ट और आज अमीन चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर हो गया? इसके बाद अमीन चैप्टर फिनिश। तो सब बच्चे हेडिंग लगाएंगे डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। डाईएजोनियम सॉल्ट एक्चुअल में होते क्या हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, जैसे पहला वर्ड है डाई। डाई का मतलब होता है बच्चों टू। ठीक है, यहां पर लिखा है एजो, तो एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो कितने नाइट्रोजन होने चाहिए? 2 नाइट्रोजन। और जहां जहां सॉल्ट आपको दिखता है, इसका मतलब वहां पे प्लस और माइनस चार्ज होगा। तो यानी थोड़ा आइडिया आपको लग गया होगा कि डाईएजोनियम सॉल्ट में 2 नाइट्रोजन होने चाहिए और कहीं ना कहीं प्लस और माइनस साइन इन्वॉल्व होगा और कोई एल्काइल या एराइल ग्रुप इन्वॉल्व भी होगा। क्लियर हो गया? अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो यहां पर मैंने बनाया RN2NX। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा ArN2NX। X पे आता है माइनस चार्ज, N2 पे आता है प्लस चार्ज। यहां भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये एलिफैटिक टाइप का एजोनियम सॉल्ट हुआ और ये एरोमेटिक टाइप का एजोनियम सॉल्ट हुआ। कैसे? R का जो नेचर है वो है एल्काइल, है ना बच्चों, और यहां पे जो R का नेचर है वो है फिनाइल। इसका मतलब ये दोनों सेम है, लेकिन ये और ये अलग होने से एक बेंजीन वाला हो गया और एक एल्काइल वाला हो गया। क्लियर हो गया? ठीक, अब N2 को हम क्या बोलेंगे? एजो, जैसे हमने ऊपर लिखा था। और बच्चों X यहां पे अलग अलग हो सकता है। X का मतलब हेलोजन नहीं है, ध्यान रखें, है ना, लेकिन हेलोजन से कुछ मिलते जुलते कंपाउंड है और इवन हेलोजन भी है। तो X हो सकता है Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, HSO4 माइनस और BF4 माइनस। इतने टाइप से हम X को डिनोट कर सकते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फ्लोरोबोरेट, इनके नाम हो जाएंगे। ठीक है, अब Ar की जगह में बेंजीन लगाएंगे। N2 सच जैसे रहने वाला है, X को रिप्लेस करते जाएंगे तो हमारे पास नए नए टाइप के डाइजोनियम सॉल्ट बनते जाएंगे। तो इस तरह से हम डाइजोनियम सॉल्ट को एक स्ट्रक्चर में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक्चुअल में ये N2 है, ये किस तरह से है देखिए। अगर मैं R लिखूं तो RN ट्रिपल बॉन्ड N, ये इतना होता है और यहां पे जो X होता है वो इस तरह से होता है ना। तो X पे माइनस और इस N पे प्लस आता है, यानी इस N और X के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। यहां पर प्लस और माइनस साइन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इस तरह से हम डाइजोनियम सॉल्ट को लिखते हैं। क्लियर हो गया? उसी तरह अगर यहां पे मुझे डाइजोनियम सॉल्ट लिखना है तो बेंजीन रिंग बना दो। यहां N ट्रिपल बॉन्ड N और इस पे प्लस चार्ज क्योंकि 4 बॉन्ड है, और X पे माइनस चार्ज, इस तरह से। तो इस तरह से आप डाइजोनियम सॉल्ट को रिप्रेजेंट करोगे। ध्यान रखना, N और X के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो इसको हम बोल सकते हैं एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट और इसको हम बोल सकते हैं बच्चों एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है, अभी आगे पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम डाइजोनियम सॉल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब X की जगह में आप नए नए कंपाउंड बनाते जाओ तो नए नए नाम बनते जाएंगे। अब देखो, अब दूसरा है कि नाम कैसे पता करें। ठीक है, अब देखो भाई, चलो हम इसी की बात करते हैं और X को हम रिप्लेस करते जाते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां पे बेंजीन और अब X की जगह में मैं ला गया क्या? Cl, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों नाम कैसे बनेगा? देखो, इसका नाम अलग, इसका नाम अलग और इसका नाम अलग। ठीक है, तो इसका नाम होगा बेंजीन और N2 को हम क्या बोलेंगे?
डाईएजोनियम, ठीक है, और Cl को हम बोलेंगे क्लोराइड। बस, तो अगर क्लोरीन जोड़ा तो इस पूरे का नाम एज सच बेंजीन लिखा हमने। N2 को हमने क्या बोला, एजो, लेकिन बच्चों ये प्लस और माइनस की फॉर्म में ना, प्लस की फॉर्म में है, इसलिए हमने इसके पीछे जोड़ दिया आईयूएम, डाईएजोनियम। तो डाई जोड़ना जरूरी है क्योंकि 2 N2 है, डाईएजोनियम, और लास्ट में जो भी एक्स की वैल्यू होगी, जो भी एक्स का टाइप होगा, उसका नाम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया। इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं BDC, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर जो है एक्स को आप चेंज करो और एक्स की जगह में मैंने ब्रोमीन लिख दिया, तो कहां चेंज होगा, केवल यहां चेंज होगा। तो हो जाएगा बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, इसी तरह मैंने एक्स की जगह में अगर OH रख दिया तो बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। एक्स की जगह में मैंने HSO4 रख दिया तो बेंजीन डाईएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और एक्स की जगह में अगर हमने BF4 रख दिया तो नाम होगा बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट। बस, तो एक्स की वैल्यू चेंज करने से हमें अलग अलग टाइप के डाईएजोनियम सॉल्ट मिलेंगे, और उनका नेमिंग कैसा करते हैं मैंने आपको बता दिया। क्लियर। यहां केवल आर जो होगा उसकी जगह में क्या लगाओगे, आप कोई आर ले लो, तो सपोज मान लीजिए CH3N2NCl, तो अब इसका नाम हो जाएगा एल्काइल यानी मिथाइल डाईएजोनियम क्लोराइड। बस कंसेप्ट सेम है तो नाम भी उसके जैसे सेम बनते जाएंगे। तो इसी तरह बच्चों आपको डाईएजोनियम सॉल्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अलग अलग डाईएजोनियम सॉल्ट कैसे बनते हैं वो लिखना है, और उनका नाम कैसे लिखते हैं आपको वो समझना है। क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर। देखो जरा फटाफट एक बार। तो ये हमारे हुए डाईएजोनियम सॉल्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, तो इससे बनेगा क्लोराइड, इससे बनेगा ब्रोमाइड, इससे बनेगा हाइड्रोक्साइड, इससे बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे बनेगा फ्लोरोबोरेट। क्लियर, मिटा दूं। ठीक है, अब बात करते हैं कि डाईएजोनियम सॉल्ट की स्टेबिलिटी किस तरह से होती है, स्टेबल है कि नहीं है ना। तो देख लेते हैं भाई। तो हमारे पास 2 तरह के डाईएजोनियम सॉल्ट है। अब इसको इधर मिटा देते हैं ना। 2 तरह के डाईएजोनियम सॉल्ट हमने अभी देखे हैं। कौन कौन से डाईएजोनियम सॉल्ट है भाई, एक होता है हमारे पास एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट, और दूसरे हमारे पास है एरोमेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट। एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट को हम लिख सकते हैं RN2 और X। क्लियर। और एरोमेटिक को हम लिख सकते हैं ArN2X। AR में मोस्टली आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा, मोस्टली बेंजीन मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें फिनाइल रिंग, इसमें एल्काइल रिंग। क्लियर हो गया। तो ये तो थे हमारे पास एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। अब बच्चों अगर हम देखें तो एलिफेटिक की जो स्टेबिलिटी होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू द एरोमेटिक, यानी एलिफेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट आर लेस स्टेबल एंड एरोमेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट आर मोर मच मोर स्टेबल। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसका एक ही रीजन है बच्चों, रिजोनेंस। इनमें रिजोनेंस होता है लेकिन इनमें रिजोनेंस नहीं होता है। ठीक है, और आप सब लोग जानते हैं रिजोनेंस किसी चीज की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि वो क्या करता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया। तो देखिए अगर मैं एलिफेटिक की बात करूं, RN ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पे X माइनस। ठीक है, चलो X तो नहीं लिखते हैं, X की जरूरत हमें अभी है नहीं, इतना हमने लिखा और ये प्लस हो गया, और यहां बच्चों हमने लिखा प्लस। क्लियर हो गया, इतना हमने लिखा। तो यहां आप देखिए और यहां देखिए, यहां पे बच्चों जो बेंजीन है उसके साथ नाइट्रोजन जुड़ा है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है,
तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के नाइट्रोजन की तरफ जाते हैं इस तरह से, तो वो उस पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। कैसे? देखिए इलेक्ट्रॉन इधर गए तो एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बन जाता है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और जो है ये इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? इधर इस साइड जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी डबल बॉन्ड आ गया, क्लियर हो गया। और यहां पे आ गया, अब बच्चों कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए यहां पे, है ना, 3 बॉन्ड होने चाहिए थे, ठीक है। और यहां पर आ गया आपका प्लस चार्ज, और यहां पर ये, और यहां पर ये, इस तरह से, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है ना, यहां पे माइनस, तो नाइट्रोजन का जो प्लस चार्ज है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है। किसकी वजह से? बेंजीन के इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, ठीक है। अब देखो अगर एक और रेजोनेंस बनाओ तो ये इधर आएगा, प्लस चार्ज यहां पे आएगा, है ना। तो प्लस चार्ज कहां आया भाई? प्लस चार्ज यहां आया, बॉन्ड यहां चला गया, ये डबल बॉन्ड यहां पे रहेगा, प्लस डबल बॉन्ड एन माइनस, क्लियर। और ये जो बॉन्ड था वो एस सच वैसा ही। तो इसी तरह ये प्लस चार्ज क्या होगा? घूमता रहेगा, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, प्लस चार्ज इधर चला जाएगा। तो ये सारे बच्चों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। एन डबल बॉन्ड एन प्लस एन माइनस, और प्लस चार्ज अब कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, और स्ट्रक्चर ये और ये बन गया, क्लियर हो गया। अब वापस दोबारा से ये इधर आएगा, और ये प्लस चार्ज इधर चला जाएगा, क्लियर हो गया। ये बॉन्ड इधर आएगा, हाँ ऐसे, ठीक है। और अब आपको ये स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगा? ऐसे, वापस जैसा था, इस तरह से, है ना। तो ये सारे डायजोनियम सॉल्ट के क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ कि डायजोनियम सॉल्ट में जो ये प्लस चार्ज है ये बेंजीन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जबकि यहां जो है ये प्लस चार्ज जो है यहां डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम प्लस चार्ज के मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो बच्चों इसका प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है क्योंकि रेजोनेंस है, यहां प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहां चार्ज ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, यहां चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, क्लियर हो गया। तो सारा खेल किसका है? रेजोनेंस का है। बेंजीन की वजह से एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं, या रेजोनेंस की वजह से एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि एलिफेटिक डायजोनियम सॉल्ट कम स्टेबल होते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है, मिटा दो इसे। तो ये था बच्चों स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, कौन सी हेडिंग है भाई? हाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, है ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, ठीक है। डायजोनियम सॉल्ट को बनाने का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं बच्चों डाइजोटाइजेशन। बस, डाइजोटाइजेशन इज द मेथड टू प्रिपेयर डायजोनियम सॉल्ट। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, हमारे पास कई सारे डायजोनियम सॉल्ट है, लेकिन बच्चों जो डायजोनियम सॉल्ट हमारे सिलेबस में है वो है BDC यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके बारे में पढ़ेंगे हम और इसी की प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, बाकी और डायजोनियम सॉल्ट के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो प्रिपरेशन करेंगे किस मेथड से? डाइजोटाइजेशन मेथड से। और किसको बनाएंगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बनाएंगे। क्लियर हो गया? चलो अब देखो, डाइजोटाइजेशन मेथड है, तो डाइजोटाइजेशन मेथड में करते क्या है बच्चों? देखो ये हमने बेंजीन लिया और हम लेते हैं बच्चों एक एनिलीन, है ना, एनिलीन या प्राइमरी अमीन, और एनिलीन को हम ट्रीट करते हैं, ध्यान रखिए, NaNO2 + HCl, ठीक है।
और यहां लिखा होता है वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर, और कितना होता है बच्चों 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या कई बार 273 टू 278 केल्विन लिख देते हैं, बात बराबर है। टेम्परेचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये आपको लिखना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें मिल जाएगा N2NCl इस तरह से। तो इसका नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और साथ में हमें जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा NaCl प्लस H2। क्लियर हो गया। तो ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है जिसमें हम एक एनिलीन से एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। आप एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कम है, इसलिए मैंने केवल बेंजीन वाला केस लिया। बेंजीन की जगह में आप CH3 ले सकते हैं, बनेगा सेम टू सेम। क्लियर। दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं रिएक्शन को देखो, ध्यान रखें, है ना। ये लिया हमने एनिलीन, और बच्चों कई बार जो है इस NaNO2 की जगह लिखा होता है HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 टू 278 डिग्री केल्विन, और वही कहानी N2Cl, और यहां पे आ जाएगा बाई प्रोडक्ट, तो सेम बनने वाले हैं NaCl प्लस H2। ठीक है, तो चाहे NaNO2 दे रखा हो, Cl वाला दे रखा हो, या HNO2 दे रखा हो, और इस HNO2 का नाम है बच्चों नाइट्रस एसिड, और इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट। तो ध्यान रखें, दोनों में से कोई भी हो तो दोनों ही डायजोटाइजेशन रिएक्शन है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि HNO2 अलग है और NaNO2 अलग है, तो दोनों कैसे आए? तो इसका जवाब है बच्चों, देखो एक्चुअल में NaNO2 और HCl रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? HNO2 ही बनाते हैं। देखिए इधर लिखते हैं इसको, है ना, तो कंफ्यूज मत होना, चाहे NaNO2 हो चाहे HNO2 हो। देखो NaNO2 प्लस HCl, तो यहां पर बन जाएगा बच्चों NaCl प्लस HNO2। ये देखिए, तो NaNO2 और HCl पहले रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? HNO2 बनाएंगे, और उसके बाद ये HNO2 एनिलीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? डाइजोनियम सॉल्ट बना देगा। तो चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, बात बराबर है, लेकिन ध्यान क्या रखना है? टेम्परेचर। क्लियर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि टेम्परेचर इसमें क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझ गए बात मेरी भाई। तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का ध्यान रखना है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन रिएक्शन, और डायजोटाइजेशन में हम क्या बनाते हैं? एक डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं, और कौन से वाले को? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम बनाते हैं। क्लियर हो गया, चलो ठीक है, समझ में बात आ गई। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। बेटा दो भाई, याद रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से डायजोटाइजेशन से हमें क्या मिला? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिला। और अब हमारे पास है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें टेम्परेचर का रोल आपको पता चलेगा। ठीक, जो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वो बच्चों क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। क्या होता है? क्रिस्टलिन सॉलिड होता है, और सॉल्ट है, प्लस और माइनस है, इसीलिए जो है ये वाटर सॉल्युबल होता है। ध्यान रखिए, क्रिस्टलिन सॉलिड है, क्रिस्टलिन है तो वाटर सॉल्युबल भी होगा ही होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जो हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, यानी ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, ये केवल स्टेबल होता है इन सॉल्यूशन। केवल स्टेबल कहां होगा? जो जिसमें वो बना है एक्वस सॉल्यूशन में ही ये स्टेबल होता है एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बस ध्यान रखिए,
है ना। यानी ये केवल इसी टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल होता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी डिग्रेड हो जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये ड्राई स्टेट में हो तो ये अनस्टेबल होता है, यानी ड्राई स्टेट में ये अनस्टेबल होता है, और थोड़ा सा वार्म करने पर भी ये अनस्टेबल हो जाता है। बस इसीलिए टेम्परेचर हमने क्या रखा, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, ठीक है। और सॉल्यूशन में ही स्टेबल होता है। और बच्चों स्टेबल जो है कुछ ही देर के लिए होता है, ऐसा नहीं कि पूरा साल भर चलेगा। इट इज स्टेबल फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट के लिए स्टेबल होता है, यानी कुछ ही टाइम के लिए स्टेबल होता है। एग्जैक्टली कितने मिनट है तो पता नहीं है, लेकिन स्टेबल जो है कुछ समय के लिए रहता है। और वो भी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। समझ में बात है कोई, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक एक्सेप्शन की बात करते हैं। देखिए कई बार पूछा भी जाता है, जो हमारा ये वाला बेंजीन, ये वाला डायजोनियम सॉल्ट है N2BF4, ये माइनस ये प्लस, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। ये बच्चों जो है ये स्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये स्टेबल रहता है। बाकी कोई भी डायजोनियम सॉल्ट 5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्टेबल नहीं रहता है, ध्यान रखिए। और दूसरा ये वाटर में इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल, जबकि सारे सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए, लेकिन ये बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट स्टेबल होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल नहीं होता। तो नोट करो फटाफट, इसे ध्यान में रखो, इसे बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, एक्सेप्शनल केस, क्लियर, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। समझ में आ गया इतना, चलो मिटा दूं। चलो बहुत अच्छी बात है, एक आधा क्वेश्चन इससे कई बार बन भी जाता है, प्रिपरेशन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा काम आता है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। चलो अब देखते हैं। डायजोनियम सॉल्ट दो तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज देता है। एक केमिकल प्रॉपर्टीज इन विच N2 यानी एजो ग्रुप इसको बोलेंगे हम ना, एजो ग्रुप इज रिप्लेस्ड या रिमूव हो जाता है। और दूसरी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा एजो ग्रुप क्या होता है, रिटेन रहता है। बस ये ध्यान रखिए। तो दो ही टाइप की रिएक्शन है, जिसमें एक में N2 ग्रुप तो पूरा निकल जाता है और दूसरे में N2 ग्रुप रिटेन रहता है, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो पहले बात करते हैं कि द केमिकल प्रॉपर्टी इन विच N2 या एजो ग्रुप इज रिप्लेस्ड, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हमने बना दिया, ये है ना, इस तरह कोई कंपाउंड बना दिया, ठीक है। अब बच्चों जो N2 ग्रुप हमारा है, ये वाला जो N2 ग्रुप है, इट इज वेरी गुड, वेरी गुड N2 यानी एजो ग्रुप, इट वेरी गुड लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप मतलब इजिली रिमूव हो सकता है, लीविंग ग्रुप, एंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल जैसे Cl, OH, Br और Cn माइनस, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन में क्या होंगे, ये पूरा के पूरा यहां से निकल जाएगा, यानी N2 ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है,
और किसके थ्रू रिमूव होगा, इनके थ्रू ये रिमूव हो सकता है, ये इसकी जगह में आ जाएंगे। कोई एक अच्छा जो न्यूक्लियोफाइल है वो N2 को उसकी जगह से निकाल देगा और खुद उसकी जगह में आ जाएगा। और जब बच्चों N2 रिमूव होता है तो हमेशा क्या होते हैं, N2 गैस बनती है। तो जितनी भी ये रिएक्शन होगी सब में N2 गैस बनेगी और एक जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो डायरेक्ट बेंजीन पे अटैक कर देगा और कंपाउंड बना लेगा। क्लियर हो गया। तो इसीलिए जो है इसकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिससे हम जो है यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से कई सारे कंपाउंड को हम बना सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो अभी हमने क्या करना है, N2 ग्रुप को रिमूव करते जाना है और उसकी जगह में एक नया कोई ग्रुप आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो यहां लिखा मैंने N2NCl। ठीक है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलो अब इसको तीन तरह से मैंने रिएक्शन करवाई, देख लेते हैं, है ना। तो एक में हम क्या करेंगे, Cu2Cl2 प्लस HCl, दूसरे में हम करेंगे Cu2Br2 प्लस HBr और तीसरे में CuCN प्लस KCN, है ना। ये तीन रखे मैंने। अब बच्चों इसमें आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला। ठीक है, और इसमें साथ में हम क्या करते हैं, कॉपर यानी क्यूप्रस क्लोराइड प्लस कोई न्यूक्लियोफाइल क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड क्यूप्रस साइनाइड। क्लियर हो गया। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पूरे ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह में आ जाएगा। तो अगर हमने CuCl2 एंड HCl किया तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, Cl है, और प्लस हमेशा बच्चों N2 गैस निकलेगी और लास्ट में हमें HCl मिल जाएगा। क्लियर हो गया। ये वाला Cl है ना, वो HCl है। तो यहां पे हमें बन गया क्लोरोबेंजीन। यहां पे Br तो वहां पे बनेगा बच्चों ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। क्लियर। और यहां पे साइनाइड है तो लिविंग ग्रुप कौन सा है, N2Cl, और अटैचमेंट होने वाला ग्रुप कौन सा है, साइनाइड, और वही कहानी N2 प्लस HCl। तो यहां पे हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन। तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें मिल जाएंगे। और जहां पर बच्चों जो है जो कॉपर है वो क्यूप्रस की फॉर्म में यूज होता है, तो इन तीनों रिएक्शन को हम बोलते हैं, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, याद करो जरा, सैंडमेयर रिएक्शन। याद रखना भाई, है ना। दीज ऑल आर कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है और हमें क्या मिल जाएगा, ये सारे कंपाउंड मिल जाएंगे हमें। ठीक है। तो बच्चों जब एक डाइज़ोनियम सॉल्ट क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड क्यूप्रस साइनाइड की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन बनाता है तो हम उसे बोलेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है। अब इसी तरह की एक और रिएक्शन आती है। देखो सब कुछ सेम है लेकिन हमने क्या क्या, देखो ये तो गायब कर दो, और बच्चों यहां पर हमने कॉपर इस समय क्यूप्रस फॉर्म में लिया, लेकिन अगर हम केवल कॉपर को सिंगल रखें, कॉपर पाउडर और यहां भी कॉपर पाउडर, और बनेगा सब कुछ सेम, सब कुछ सेम होगा। तो अब बच्चों ये जो रिएक्शन हो जाएगी इसका नाम होगा गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन। ठीक है। तो बस सब कुछ सेम है। गैटरमैन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है, सैंडवेयर में क्लोरोबेंजीन में ब्रोमोबेंजीन बनता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो गैटरमैन में हम क्या करते हैं, कॉपर पाउडर का यूज करते हैं, जबकि सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कॉपर किस फॉर्म में होता है,
आयनिक फॉर्म में होता है, यानी क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसमें कॉपर क्यूप्रस की फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें कॉपर क्या होता है, सिंगल होता है, कॉपर पाउडर होता है। बस एक बेसिक डिफरेंस है गटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन में, बाकी सारे प्रोडक्ट सेम बनते हैं। और एक और चीज बच्चों, जो सैंडमेयर रिएक्शन है उसमें जो प्रोडक्ट होता है उनकी यील्ड बेटर होती है, बेटर यील्ड यानी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है प्रोडक्ट की। इसका मतलब सैंडमेयर रिएक्शन इज मच 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 मोर बेटर देन गटरमैन रिएक्शन। बस तो ये ध्यान रखना, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, यहां पे कॉपर पाउडर और यहां पे क्यूप्रस आयन। क्लियर? ठीक है। और कौन सा अच्छा है? सैंडमेयर अच्छी है भाई। क्लियर हो गया? बाकी सब में सेम बनते हैं। तो सैंडमेयर और गटरमैन दोनों एक जैसी रिएक्शन है, बस थोड़ा सा जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हो उनका फर्क है। क्लियर हो गया? ठीक है, मिटा दूं? चलो भाई, तो डाइजोनियम सॉल्ट क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन तीनों बना सकता है। ठीक है। अब देखिए, अब और भी बहुत सारी रिएक्शन है, तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं बीच में, है ना, ना बीच में नहीं, इधर लिखते हैं इसको। और बहुत सारे कंपाउंड हम इससे बना सकते हैं। तो N2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जहां पर मैंने इसकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, मेरे केमिकल रिएक्शन वाले आप वीडियो देखो, उनमें बीडीसी और बीडीसी कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं ये मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं वन बाय वन कितने सारे प्रोडक्ट बच्चों ये बीडीसी आपको दे सकता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से बन सकते हैं। चलो, अगर बीडीसी के साथ आप KI के साथ इसको डायरेक्ट हीट करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल चेक करो, -I है, तो यहां पर बनने वाला है बच्चों आइडोबेंजीन और प्लस N2 और प्लस KCl, बात खत्म। N2 तो कॉमन रहेगा सब में। ठीक है, अगर बच्चों इसको आप वाटर के साथ आप ट्रीट करते हो, उसे किसको, डाइजोनियम सॉल्ट को, तो वाटर में न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, OH- होता है। तो सीधी सी बात है, आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा आपको। ठीक है, और प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है, देखो कितने कितने कंपाउंड बन गया, एडोबेंजीन बन गया, फ्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, सॉरी फिनॉल बन गया। ठीक, अब देखो अगर आप इसको HbF4 के साथ ट्रीट करते हो, HbF4, ठीक है, तो जो है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा यहां पर, BF4-, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इसके ऊपर डायरेक्ट अटैच हो जाता है N2BF4, तो ये माइनस और ये प्लस। और अब बच्चों अगर आप इसको हीट करते हो तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट क्या लग जाता है, फ्लोरीन, फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, प्लस N2 प्लस BF3 हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाता है। देखो फ्लोरोबेंजीन बन गया। वैसे हम बेंजीन से डायरेक्ट एडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन और एडोबेंजीन बनाने का, थ्रू डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर हो गया? ठीक है, अब और देखो अगेन बच्चों, अगर आप इसको, इतना हमने बनाएगा, और इस कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करते हैं NaNO2CuN हीट, तो देखो यहां पर जो है हमें क्या मिल जाता है, नाइट्रोबेंजीन। यहां पर हमें नाइट्रोबेंजीन मिलेगा प्लस NaBF4, NaBF4, ये हमें मिल जाता है पूरा के पूरा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, एडोबेंजीन एंड फिनॉल को बना सकते हैं। क्लियर? एक और बहुत अच्छी रिएक्शन है, देखो जरा, अगर डाइजोनियम सॉल्ट को आपने रिड्यूसिंग एजेंट जैसे H3PO2, बच्चों H3PO2 का मतलब होता है फॉस्फेनिक एसिड, या C2H5OH, दोनों में से कोई एक है ना, और लिख देता हूं मैं यहां पर। तो फॉस्फेनिक एसिड एक कई बार पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेनिक एसिड और इथेनॉल दोनों में से किसी एक के साथ आपने इसको ट्रीट किया, तो बच्चों ये हमें केवल और केवल क्या बना के देता है, बेंजीन बना के दे देता है। क्लियर?
और 2 बाई प्रोडक्ट निकल सकते हैं H3PO3, ठीक है, और CH3CHO। अगर ये यूज किया तो ये बनेगा और ये यूज किया तो ये बनेगा, लेकिन साथ में बेंजीन हमें मिलेगा। तो क्लियर हो गया, समझ में बात आ गई बेंजीन कैसे बनता है। ठीक है, तो भाई क्या क्या बना दिया हमने, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन तीनों बना दिए, साइनोबेंजीन 4 बना दिए, फिनॉल बना दिया, फ्लोरोबेंजीन बना दिया, नाइट्रोबेंजीन बना दिया, और इवन हमने क्या बना दिया, बेंजीन बना दिया। ठीक है, और देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया ना जी। तो ये सब चीजें बन गई है। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर आपको बेंजीन से इन सबको बनाना है तो बेंजीन से कैसे बनाएंगे, यहीं पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ना। यानी पहले इसको कैसे बनाएंगे, देखो तो थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा है यहां पर। तो बच्चों हमारे पास मान लिया जाए बेंजीन है, तो बेंजीन का हम करेंगे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो हमें क्या मिला यहां पे, नाइट्रोबेंजीन। सही है, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन का हम करेंगे रिडक्शन SN प्लस HCl की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, एनिलीन। सब जानते हैं NO2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू NH2 ग्रुप इफ रिड्यूस। और बच्चों अब हम सबको मालूम है कि अगर हमें एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। तो NaNO2 और HCl इन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, दोबारा हमें क्या मिलेगा, N2Cl मिल गया। ठीक है, तो बच्चों बेंजीन से N2Cl मिलेगा और N2Cl से आप सारे कंपाउंड बना सकते हैं। तो ये सिंथेटिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, तो एक बार देख लो जरा ढंग से किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, आपके कन्वर्जन करने में काफी ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलो समझ में बात आ गई। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं यहां पे लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है ना, डाइजोनियम सॉल्ट वाला। क्लियर बच्चों, चलो मिटा दो अब। ठीक है, अब हमारे पास दूसरे टाइप की रिएक्शन है जिसमें N2 ग्रुप कहीं नहीं जाता है, वो वहीं रहता है और कुछ अलग टाइप के हमें कंपाउंड बना के देता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, इतना आपने सीख लिया है। सेकंड वाली, इन विच N2 ग्रुप रिटेन, है ना, जिसमें कि हमारा N2 ग्रुप क्या होता है बच्चों, रिटेन रहता है, ये कहीं नहीं जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो रिएक्शन होती है उनको हम बोलेंगे कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन, जिसमें N2 ग्रुप क्या होता है, रिटेन रहता है, कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन में जो N2 ग्रुप होगा वो इस तरह के आपको कंपाउंड बना के देगा जिसमें N डबल बॉन्ड N होगा। क्लियर हो गया, तो कपलिंग रिएक्शन इसमें होगी। अब कपलिंग रिएक्शन की खास बात क्या होती है बच्चों, देखो कपलिंग रिएक्शन में कलर्ड प्रोडक्ट बनेंगे, कलर्ड प्रोडक्ट, और इन कलर्ड प्रोडक्टों को हम बोलेंगे डाइज, जो कपड़ों को रंगने के या फैब्रिक को रंगने के काम आती है। ठीक है, तो वो डाइज इसमें बनती है। ठीक है, तो हर डाइज में इस तरह का कोई ना कोई आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा जो डाइज होती है वो एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, TITUTI सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कई बार पूछा था कि कपलिंग किस टाइप की रिएक्शन है, भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर हो गया, और जो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल होता है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, ये थोड़ा और बड़ी बात हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कपलिंग रिएक्शन का बच्चों, जो कपलिंग रिएक्शन में उसमें दोनों जो भी जुड़ने वाले मॉलिक्यूल है वो हमेशा पैरा पोजीशन पे ही जुड़ेगा, यानी जो अपकमिंग मॉलिक्यूल है वो हमेशा और हमेशा पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा, और रीजन क्या है, हिंड्रेंस। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये कपलिंग रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन जिसमें N2 ग्रुप रिटेन होता है, इस तरह के कंपाउंड होंगे, कलर प्रोडक्ट बनेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और हमेशा कहां पे अटैक करेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उस कंपाउंड की पैरा पोजीशन पे। क्लियर हो गया, ठीक है। अब
दो टाइप की कपलिंग रिएक्शन हमारे पास है। कपलिंग रिएक्शन दो टाइप की होती है ना, अब दोनों यहां पे लिख देते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन। एक है बच्चों हमारे पास फिनॉल कपलिंग, और दूसरी हमारे पास है अमीन कपलिंग। क्लियर हो गया? फिनॉल कपलिंग और अमीन कपलिंग, जैसे नाम से लग रहा है, यहां पे अमीन ऐड होगा और यहां पे फिनॉल ऐड होगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। ये हमारा हो गया N2Cl, क्लियर। और फिनॉल कपलिंग में बच्चों ये फिनॉल यूज करते हैं। देखो फिनॉल, दिस इज फिनॉल, दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया? अब कहां पैरा पोजीशन पे मैंने जानबूझ के H इधर ला गया मैं, तो Cl और H निकल जाएंगे और दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? N डबल बॉन्ड N, अब ऐसे आ जाएगा ना, और ये पैरा पोजीशन पे फिनॉल की जुड़ जाएगा। ये देखिए तो आ गया ना N डबल बॉन्ड N वाले कंपाउंड। और बच्चों यहां पर फिनॉल एसिडिक होता है, तो ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में होती है, ध्यान रखिए, है ना। तो अब ये क्या बना हमारे पास? ये एक तरह का कलर्ड प्रोडक्ट बन गया। और बच्चों इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज, याद रखना आपको, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कलर के हमारे पास एक डाई बन गई है और इसका नाम है बच्चों, देखो इतना पोर्शन, इतना दो बेंजीन रिंग और बीच में दो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से, तो इतने पोर्शन को हम बोलते हैं बच्चों एजोबेंजीन। क्या बोलेंगे इतने पोर्शन को? एजोबेंजीन। लेकिन ये भी जुड़ा है साथ में, तो इसको पहले लिखो, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अब इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। समझ में आ रहा है? ठीक है, हमने क्या किया? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया और फिनॉल लिया। फिनॉल की हमेशा पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, तो पैरा पे क्या है? H है, उसको निकाल देगा और Cl निकाल देगा, तो दोनों आपस में इस तरह से जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतने पोर्शन को मैंने क्या बोला? एजोबेंजीन। ठीक है, और पैरा पोजीशन पे क्या लगा? हाइड्रोक्सी, तो नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक तरह का कलर्ड कंपाउंड है जिसका कलर होता है ऑरेंज, और ये रिएक्शन हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की। अब बिल्कुल ऐसा ही आपको अमीन के साथ भी करना है। ठीक है, तो हमने ले लिया ये N2Cl और प्लस, और इस बार हम जो है एक एरोमेटिक अमीन लेंगे जिसका नाम है एनिलीन। ठीक है, एनिलीन, और ये हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब जो रिएक्शन होगी वो एसिड की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, अब दोनों जुड़ेंगे, यहां से यहां निकाल दो इसको। ठीक है, तो N डबल बॉन्ड N। ठीक है बच्चों, और ये होने वाला है NH2। बहुत सिंपल। इतने पोर्शन को हमने क्या बोला? एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा है? अमीन, तो नाम हो जाएगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और बच्चों ये भी एक तरह का कलर्ड डाई है, और जिसका कलर होगा येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, येलो कलर की डाई है। तो अमीन वाले येलो कलर की डाई बनाते हैं और फिनॉल वाले ऑरेंज कलर की डाई बनाते हैं। कई बार रेड और ऑरेंज भी लिखा होता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह बच्चों चलती है हमारी कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो देख लीजिए किस तरह से कपलिंग रिएक्शन हो रही है। तो आज के चैप्टर में डाइज़ोनियम सॉल्ट खत्म होने के बाद अमीन वाला पोर्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इन केस कोई कंफ्यूजन रह जाता है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसके बाद मैं 12th के बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सीरीज चलाने वाला हूं, तो वह मैं आपको जल्दी से इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते।